दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में सम्मिलित कहानियों के ऊपर। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कुछ कहानियां जो है पढ़नी है। तो उन कहानियों से संबंधित वर्ण विषय, उनके पात्र और एक संक्षिप्त सार। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी जो आपको पढ़नी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। तो देखिए, आपको कहानी, उनके लेखक और प्रकाशन वर्ष जो है जरूर याद होने चाहिए और ये किस पत्रिका में छपी थी। तो ये कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इसके वर्ण विषय की बात कर लें तो ये कहानी सामाजिक अन्याय के विरोध की कहानी है, जमींदारी व्यवस्था व शोषण की कहानी है। इसके अलावा जो है भ्रष्ट वकील का संकेत भी हमें इस कहानी में मिलता है। अब बात करें अगर कहानी के कौन कौन से पात्र हैं, तो इस कहानी में केवल आपको 3 ही पात्र करीब देखने को मिलते हैं। एक है जमींदार, और दूसरा है अनाथ विधवा बुढ़िया, और तीसरा है 5 वर्ष की उनकी पोती। विधवा बुढ़िया जो है उनकी पोती रहती है 5 वर्ष की। तो इन्हीं पर आधारित ये पूरी कहानी है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो चीज़ें आ रही हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहेंगे कि ये तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये सारिका पत्रिका में भी छपी थी। ठीक है, तो यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी हमें आज की जो सच्चाई है और जो ये भेदभाव देखने को मिलता है अमीर गरीब का, उसका जो चित्रण है वो इस कहानी में देखने को मिलता है कि एक जमींदार जो है किस प्रकार से गरीबों का शोषण करते हैं। तो एक गरीब के शोषण का इसमें चित्रण है, और जो जमींदार है उसका अहंकार और स्वार्थ कैसा होता है वो है। लेकिन महिला द्वारा जब जमींदार का हृदय परिवर्तन होना भी हमें दिखाया जाता है कि महिला जब उसको, बुजुर्ग महिला जब उसको बताती हैं, दिखाती हैं, एहसास कराती हैं, तो उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन होता है। तो चलिए कहानी के सारांश पे आ जाते हैं। तो यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। संपन्न वर्ग के लोग जो होते हैं वो गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहते हैं। तो इस कहानी में जो जमींदार होता है वो अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर जो है कब्जा करना चाहता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा की झोपड़ी को वापस कर देता है। तो होता ये है, जमींदार के महल के पास जो है, जब जमींदार की इच्छा होती है कि वो अपनी झोपड़ी बढ़ाए, तो वो बार बार उस बुजुर्ग को जाके कहता है कि वो अपनी झोपड़ी हटा ले, पर विधवा बार बार उससे यही कहती रहती है कि मैं तो यहाँ बहुत ही बरसों से बसी हुई हूँ, मैं यहाँ कैसे चली जाऊँ। उसके प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे, और उनकी जो बहू थी वो भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब वह अपनी पोती की एकमात्र सहारा थी, और जब भी उसे अपने पहले की स्थिति की याद आती, वह इन सब चीज़ों को याद करके बहुत रोती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है, तब से वह मृत सी हो गई। वह झोपड़ी से, उस झोपड़ी से उसको इतना लगाव था। उसके पड़ोसी की तो ज़मीन उसने ले ली जमींदार ने। अब इसको जब से सुना कि मेरी भी झोपड़ी जमींदार ले लेगा, ये बहुत ही उदास हो गई और वो अपनी झोपड़ी से कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। जमींदार ने बहुत कोशिश की कि उस वृद्ध महिला को वहां से निकाल दे, लेकिन वो
विफल रहा। जमींदार ने इसके लिए अदालत का सहारा भी लिया, लेकिन उसका हर प्रयास जो है वो असफल रहा। एक दिन जो है जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय वहाँ जो विधवा होती है हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहता है। वह गिड़गिड़ा कर कहती है, महाराज अब तो वह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज एक विनती है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, बताओ क्या विनती है। तो वो कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दे दीजिए। तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। तो जो जमींदार होता है वो कहता है ठीक है, जाके वहां से मिट्टी ले आओ। विधवा झोपड़ी के भीतर जाती है और तो उसकी जो पुरानी यादें हैं सारी ताज़ा हो जाती है और वो टोकरी में मिट्टी भर लेती है। लेकिन टोकरी जो है वो भारी हो जाती है, जिसे वो उठा नहीं पाती है। तो वो ज़मींदार के पास जाती है और कहती है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। ज़मींदार की इच्छा तो नहीं होती लेकिन वो फिर भी टोकरी उठाने लगता है, पर टोकरी जो है उसके हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती। तो ये देखकर विधवा कहती है कि महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार करिएगा। ये कथन सुनकर जो है जमींदार जो है उसकी आंखें खुल जाती है और वो उसकी झोपड़ी फिर वो छोड़ देता है। तो ये एक बहुत ही सरल कहानी है, लेकिन जो सच्चाई है उसको उजागर करती है। किस प्रकार से जो मनुष्य है वो लालच करता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अपने लालच के प्रति वो किस प्रकार से सब कुछ करने पे उतारू रहता है। तो यही सब इस छोटी सी कहानी में दिखाया गया है। चलिए अगली कहानी है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आपकी अलग अलग परीक्षाओं में देखते होंगे कि इससे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। अब इस कहानी के प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो ये प्रेम कहानी है, और प्रश्न जो पूछा जाता है कि फ्लैशबैक शैली पर आधारित कौन सी कहानी है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है, फ्लैशबैक शैली पर आधारित कहानी कौन सी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सी कहानी है। तो ये दो प्रश्न जो है इस पे बराबर पूछे गए हैं। देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा पर आधारित कहानी है। ठीक है, ये कहानी 5 अंकों में विभाजित है और सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो वो कहानी आपकी एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, और ये कहानी आपकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी को मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन कहा जाता है। अब चलिए इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। तो इस कहानी का नायक है लहना सिंह, दूसरे इसके पात्र है सूबेदार हजारा सिंह, फिर है सूबेदार निहोरा, बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा होता है, अतर सिंह लड़की का मामा है, महा सिंह सिपाही है, वजीरा सिंह दूसरा सिपाही है, लपटन साहब जो कि एक अंग्रेज है। तो ये सारे इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। आ जाते हैं अब कहानी पे। तो कहानी का प्रारंभ जो है अमृतनगर के चौक बाजार में एक 8 वर्ष की बालिका और एक 12 वर्ष के सिख बालक के बीच एक छोटी सी मुलाकात से होती है। बालक और बालिका दोनों अपने अपने मामा के घर आए हुए होते हैं। दोनों बच्चे जो है बाजार में कुछ सामान खरीदने आए होते हैं और उनकी पहली मुलाकात जो है वही होती है। दोनों बच्चे दुकान पर मिलते हैं और लड़का जो है लड़की से मुस्कुराकर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या। अब ये जो वाक्य है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। इस बात पर लड़की जो है आंख चढ़ाकर धत कह के भाग जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है। इसके बाद दोनों की मुलाकात कभी सब्जी की दुकान पे तो कभी दूध की दुकान पर
हो जाती है। और जितनी बार भी ये मिलते हैं, लड़का जो है केवल एक ही प्रश्न पूछता है और लड़की जो है हमेशा धत कह के भाग जाती है। एक दिन ये दोनों फिर मिलते हैं और लड़का फिर से वही प्रश्न पूछता है, तो इस पर लड़की जो है जवाब देती है कि हाँ, हो गई। यह जवाब सुनकर लड़का चौंक जाता है और पूछता है कि कब। तो लड़की कहती है कि कल हो गई, और देखते नहीं हो यह रेशम वाला शालू। यह कहकर लड़की फिर वहाँ से भाग जाती है। परंतु उसका ये जवाब सुनकर लड़के के ऊपर तो जैसे वज्रपात ही हो गया। घर जाते समय वह अपने होश में नहीं रहता। इसी को नाली में जो है वो एक सामान होता है, उसको नाली में धकेल देता है, तो किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, सामने से आती हुई जो वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि भी प्राप्त करता है और गालियाँ खाता हुआ वो घर पहुंचता है। तो यहाँ तक जैसे कि मैंने बताया कि 5 अंकों की कहानी है, तो इस कहानी का पहला भाग जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इसी बालक का आगे चलकर जब ये बड़ा होता है तो इसका ही नाम जो है लहना सिंह होता है, और ये जो बालिका होती है वही सूबेदारनी के नाम से आप कहानी में देखेंगे। तो इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग जो है प्रारंभ होता है। लहना सिंह जो है युवक बन गया होता है और जर्मनी की लड़ाई वाले सैनिकों में भर्ती हो गया होता है और नंबर 77 राइफल में कार्यरत हो जाता है। एक बार 7 दिन की छुट्टी लेकर वह अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आता है, परंतु वहीं उसे रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है और वो फौज पर उसको वापस आना होता है। और इसी के साथ सेना के सूबेदार हज़ारा सिंह को भी छुट्टी मिलती है कि उसे और उसके बेटे दोनों को भी अपनी ड्यूटी पर जो है वापस आना है। सूबेदार लहना सिंह को कहते हैं कि हम सब साथ में ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को बहुत चाहते थे, इसलिए उसे अपने घर ले जाते हैं। लहना सिंह को सूबेदार बताते हैं कि सूबेदारनी भी उसे जानती है और बुला रही है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि वह उसे कैसे जानती है, जबकि वह उनसे कभी मिला नहीं है। परंतु जब लहना सिंह अंदर जाता है तो सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई क्या वाली घटना की याद दिलाती है। यह सूबेदारनी वही लड़की होती है जिसे वह बचपन में बार बार प्रश्न करता है। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है और उसे भी यह बात याद दिला देती है। सूबेदारनी उसे कहती है कि जिस प्रकार बचपन में एक बार घोड़ों की लातों से उसने प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार वह उसके पति और इकलौते बेटे की रक्षा करे। वह लहना सिंह के आगे आंचल पसार कर भीख मांगती है। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर लहना सिंह सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की जान बचाता है, खुद ठंड में रहता है और कंबल जो है वो बोधा सिंह को दे देता है। वह बोधा सिंह की जान भी बचाता है और खुद उसकी जान बचाने की कोशिश में घायल हो जाता है और अपने घाव पर पट्टी बांध कर भी जो जर्मन के सैनिक होते हैं उनसे डटकर मुकाबला करता है। शत्रुओं की युद्ध में पराजय होती है। इसके बाद गाड़ी में सूबेदार हज़ारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को सकुशल बैठा देने के बाद लहना सिंह कहता है, सूबेदारनी को चिट्ठी में मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाना तो उनसे कहना कि जो उन्होंने कहा मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता रह जाता है कि उसने क्या कहा था, तभी गाड़ी चल पड़ती है। उसके बाद वजीरा सिंह से पानी मांगता है और कमरबंद खोलने को कहता है क्योंकि वह खून से भीगा था। मृत्यु लहना सिंह के निकट होता है और सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है और अंतिम वाक्य उसके मुंह से निकलता है, उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपता है, फ्रांस और बेल्जियम के 68वीं सूची में मैदानों में घावों से मरा 77 सिख राइफल लहना सिंह। तो इस प्रकार बचपन की जो एक छोटी सी मुलाकात में परिचय के कारण सूबेदारनी के प्रति जो उसका प्रेम हुआ, उसके कारण जब वो बाद में जाके मिलते हैं तो सूबेदारनी के द्वारा जो कहे गए वाक्य है उसके खातिर उसके पति और बेटे की जान बचा देता है और स्वयं की जान जो है वो गवा देता है, क्योंकि यह बात जो है उसने कहा था। फिर अगली हमारी कहानी आ जाती है नशा, मुंशी प्रेमचंद की। इसके पात्र हैं
तो अगली कहानी जो आपको पढ़नी है वो है नशा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके पात्रों को देखते हैं। तो पहले पात्र है ईश्वरी, जो कि एक जमींदार का लड़का होता है। वीर ईश्वरी का दोस्त है। रियासत अली, रामक, ये सारे इस कहानी के पात्र हैं। अब इस कहानी का क्या उद्देश्य है? तो ये कहानी झूठ एवं छद्म के मोहफाज में फंस कर वास्तविकताओं को भूलना जीवन में त्रासदी स्थितियों को उत्पन्न करता है। ये दिखाता है कि झूठ में आदमी जो है इतना फंस जाता है कि वो अपनी वास्तविकता, जो उसकी सच्चाई है, उसको वो भूल जाता है और उसके कारण जो उसके जीवन में परेशानी उत्पन्न होता है। तो ये एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें लेखक ने एक गरीब विद्यार्थी पर वैभव तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का नशा चढ़ने और उतरने का स्वाभाविक चित्रण किया है। बीच बीच में जमींदारों के ठाट बाट, शोषण और आम जनता की आकांक्षाओं के प्रसंग। तो इसकी शैली क्या है? आत्मकथात्मक शैली में ये कहानी जो है लिखी गई है। अब बात करते हैं कहानी के सार की। तो लेखक एक मामूली क्लर्क का बेटा होता है, जो इलाहाबाद के एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है। इसके साथ जो ईश्वरी है वो बड़े जमींदार का लड़का होता है। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अमीरी गरीबी को लेकर वो हमेशा बहस करते रहते हैं, क्योंकि जो ये वीर होता है वो गरीब होता है और जो ईश्वरी होता है वो अमीर होता है। लेखक जमींदारों की बुराई करता है तो ईश्वरी जो है जमींदारों का पक्ष लेता है। लेखक के तर्कों के सामने ईश्वरी हार मान जाता है, किंतु ईश्वरी को लेखक की ये सब बातें कभी बुरी नहीं लगती। लेखक सोचता है अगर वह भी ईश्वरी के स्थान पर होता तो उससे भी वही अवगुण उत्पन्न हो सकते थे। इसके बाद जो है दशहरे के अवकाश पर लेखक जो है अपने घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके पास जो है किराए के पैसे नहीं होते। वह ईश्वरी के एक बार कहने पर ही उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो लेखक होता है वो ईश्वरी के घर जाता है। गाड़ी को रात को जाना था, परंतु वे शाम को ही स्टेशन पर पहुंच गए। वहां उन्होंने रिफ्रेशमेंट रूम में भोजन किया। भोजन करते समय खान सामो ने ईश्वरी का खूब आदर सत्कार किया, किंतु लेखक की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो छोटी कास्ट का था, गरीब था। ईश्वरी ने उन्हें 50 पैसे यानी कि 8 आने टिप के रूप में दिए। वह खान सामो के अदब की खूब प्रशंसा करता तथा घर के नौकरों को जी कोसता। इस पर लेखक ने ईश्वरी से कहा, यदि आप उन्हें भी 8 आने टिप में दे दें तो वे भी ऐसा ही करेंगे। तभी गाड़ी आ जाती है, वे दूसरे दर्जे में बैठते हैं। लेखक ने ऐसे सुखद सफ़र का आनंद जो है यानी कि दूसरे दर्जे में जो है वो पहली बार बैठा था। प्रातःकाल गाड़ी जो है मुरादाबाद पहुंच गई। स्टेशन पर कई आदमी उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष रियासत अली और राम हरख तथा 5 बेगार थे। रियासत अली के पूछने पर कि यह कौन है, तो ईश्वरी बताता कि यह तो मेरे साथ इलाहाबाद में पढ़ती हैं, मेरे कहने पर यहाँ चले आए, वरना ये महात्मा गांधी के भक्त हैं। वैसे बड़े राजा हैं, 2.5 लाख रुपए की रियायत है। तो लेखक को अपनी झूठी प्रशंसा हास्यपद लग रही थी। बेगार उनके लिए घोड़े लाए थे। वे दोनों घोड़े पर सवार हो गए। अंततः ईश्वरी का घर आ जाता है। घर क्या था, मानो किला था। ईश्वरी ने लेखक का परिचय एक अमीर व्यक्ति के रूप में कराया। थोड़ी देर में नाई उनके पांव दबाने लगे। लेखक के लिए यह प्रथम अवसर था जब उसके पांव दबाए जा रहे थे। फिर भोजन का बुलावा आया। दोनों ने स्नान किया। वह धोती स्वयं धोता था, परंतु आज उसने वहीं छोड़ दी। लेखक ने सोचा कि देहात में जाकर खूब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो सारा समय सैर सपाटे और खेल तमाशों में ही बीत जाता है। यहाँ जुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं थी, सभी चीज़ें समय पर हाजिर हो जाती थी। नहलाने के लिए नौकर, लेटे तो पंखा करने वाले अलग से, नाश्ते में ज़रा भी देर नहीं। तो इस प्रकार लेखक ईश्वरी से ज़्यादा नाजुक मिजाज का बन गया। एक दिन लेखक को नींद आ रही थी, परंतु नौकर बिस्तर लगाने ना आया तो लेखक ने उसे खूब डांटा।
इस प्रकार शाम को लैंप जलाने में जरा देर होने पर रियासत अली की खूब खिंचाई की। वहाँ एक ठाकुरी था जो गांधी जी का परम भक्त था। उसे भी लेखक ने झांसा दिया कि जब स्वराज आने पर जमींदारी खत्म हो जाएगी तब वह उसे अपना ड्राइवर नियुक्त कर लेगा। उस दिन ठाकुरी ने खूब भांग पी और उसने अपनी पत्नी को खूब पीटा तथा महाजन से भी झगड़ा किया। अब छुट्टियां जो है वो खत्म हो गई थी, तो ये सारी कहानी वो स्वयं को भूल गया लेखक कि वो क्या था, और ईश्वरी की ठाट बाट देख के उसी में वो जीने लग गया। फिर इसके बाद छुट्टियां समाप्त हो गई। इलाहाबाद लौटने के दिन आ गए। कई लोग उन्हें स्टेशन छोड़ने पहुंचे। लेखक चाहता था कि वह भी उन्हें कुछ इनाम दे, परंतु उसके पास पैसे न थे। गाड़ी में अत्यधिक भीड़ थी। किसी तरह वे तीसरे दर्जे में सवार हो गए। डिब्बा लोगों से ठठास भरा हुआ था। उस डिब्बे में सभी तरह के लोग थे। कुछ अंग्रेजी शासन की प्रशंसा कर रहे थे। एक आदमी अपनी पीठ पर सामान की गठरी बांधे खड़ा था। उसे कहीं सीट नहीं मिली थी। डिब्बे में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण वह बार बार जो है दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था। जाते जाते उसकी गठरी लेखक की नाक से रगड़ जाती थी। लेखक को गुस्सा आया। उसने अमीरी के नशे में चूर होकर उस यात्री के मुंह पर 2 तमाचे जड़ दिए। वहां बैठे लोगों ने लेखक को खूब भला बुरा कहा। एक ने कहा, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। वास्तव में उस यात्री का इतना बड़ा दोष नहीं था जितनी बड़ी उसे सजा दी गई थी। लोगों ने व्यंग किए, क्या अमीर होकर आदमी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। वहां बैठे सभी लोग कुछ न कुछ कह रहे थे। तभी ईश्वरी ने अंग्रेजी में लेखक को फटकारते हुए कहा, तुम कैसे मूर्ख हो श्रीमान। तब लेखक को अपना नशा उतरता हुआ अनुभव हो रहा था। उसे लज्जा अनुभव हो रहा था। तो इस प्रकार से उसके दोस्त ने ही जब उसको फटकारा तब उसको याद आया कि वास्तविकता में वो क्या है, वो भी तो उन्हीं के लोगों जैसा है और अपनी अमीरी में, अपने दोस्त की अमीरी में सब कुछ भूल गया। तो ये कहानी अब किस में संकलित है, तो ये कहानी जो है 5 खंडों में विभाजित है और मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। ठीक है, तो अब मानसरोवर 1 में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित है, यहाँ मैंने उसका विवरण दे दिया है। तो इसमें 27 कहानियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ 7वें नंबर पे जो है ये देख सकते हैं, नशा कहानी है। इसकी पहली कहानी आपको अलग्योझा देखने को मिलेगी और अंतिम कहानी जो है इसकी मनोवृत्ति है। ठीक है, अगली कहानी है पुरस्कार। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। ये कहानी उनके कहानी संग्रह आंधी में छपी थी। ठीक है, तो कहानियों के साथ उनके प्रकाशन वर्ष भी मैं, कहानी संग्रह भी मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, आ जाते हैं अब कहानी के प्रमुख पात्रों पे। तो इस कहानी में आपको प्रमुख पात्र मिलता है मधुलिका, जो कि इसकी मुख्य पात्र है और सिंहमित्र की पुत्री है। अगला जिसका प्रमुख पात्र है वो है मगध का राजकुमार अरुण। तो कहानी में आपको मुख्यतः यही 2 पात्र जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके सारांश की। तो ये प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आता है। यह इस कहानी की जो विशेषता देखिए, प्रधान और यथार्थवादी, ये कहानी जो है एक भाव प्रधान और यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में व्यक्तिक प्रेम, राष्ट्र प्रेम की मर्यादा का निर्वाह आदि दिखाया गया है। तो इस कहानी के जो प्रमुख केंद्र बिंदु हैं कि कहानी की नायिका मधुलिका और उसके चारित्रिक आदर्श को उभारा गया है। कहानी की दृष्टि से विचार करने पर इस कहानी के विभिन्न तत्व जो है दिखाई देते हैं। तो ये कहानी जो है ऐतिहासिक तथा काल्पनिक धरातल पर निर्मित है, लेकिन इस कहानी का कोई ऐतिहासिक आधार भी नहीं है। इस कहानी में आपको कौशल नरेश का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, केवल कौशल के राजा में ऐसा मिलता है, लेकिन राजा कौन थे इसका उल्लेख नहीं मिलता। मधुलिका कौशल राज्य के अनंत योद्धा सिंहमित्र की एकमात्र पुत्री होती है। कौशल के राष्ट्र नियम के अनुसार इंद्र पूजन के उत्सव के समय कृषि महोत्सव के अवसर पर उसकी उपजाऊ भूमि जो है ले ली जाती है। राजकीय अनुग्रह को वह स्वीकार नहीं करती
क्योंकि वह भूमि उसके पूर्वजों की है, जिसे बेचने का उसे अधिकार नहीं। तो कौशल के उत्सव में क्या होता है, हमेशा इंद्र पूजा होती है, तो किसी न किसी की ज़मीन जो है ले ली जाती है। तो इस बार जो है मधुलिका के ज़मीन की बात होती है, और जिसकी भी ज़मीन ली जाती थी तो राजा क्या करता था, उसकी ज़मीन की उसको कीमत दे देता था। तो यहाँ भी इस बार जो है मधुलिका के ज़मीन की बारी होती है, लेकिन वो अपनी ज़मीन जो है बेचने को राज़ी नहीं होती। उसका कहना होता है कि यह उसके पूर्वजों की भूमि है और उसको इनको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। कौशल के उस उत्सव को देखने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी वहां आया होता है। मधुलिका के भोले सौंदर्य तथा सरल चितवन पर वह लट्टू हो जाता है। वह उसके सन्मुख प्रेम का निवेदन करता है, जिसे वह ठुकरा देती है। तो यहाँ पर वो जमीन जो है राजा को ऐसे ही देती है, किसी भी पैसे पे नहीं देती, कोई भी नाम नहीं लेती, और वह खेतों में लोगों के साथ काम करने लग जाती है। इस घटना के जो है 3 वर्ष बाद मगध का विद्रोही तथा निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका की पर्णकुटी में आश्रय लेता है। तो इस कहानी के 3 साल बाद जो है, जो अरुण होता है वो मगध में विद्रोह कर देता है और उसको जो है राज्य से निकाल दिया जाता है। तो एक दिन वो घूमता घूमता मधुलिका की कुटिया में आ जाता है। भोली भाली मधुलिका अरुण के प्रेम में दीवानी हो जाती है तथा अरुण द्वारा कौशल के दुर्ग पर आक्रमण करने तथा अधिकार प्राप्त करने की योजना में सहयोग करती है। तो वहाँ वह कुछ दिन रहता है, तो मधुलिका भी उससे प्रेम करने लग जाती है। इसके बाद अरुण जो है वो कौशल के दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, और मधुलिका जो है क्योंकि वो उससे प्रेम करने लग जाती है तो वह भी उसकी बात में आ जाती है। परंतु अंत में जो है मधुलिका का राष्ट्र प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है और वह आत्म विद्रोह कर देती है। तो ये उसके मन में जो है राष्ट्र प्रेम तथा व्यक्ति प्रेम के मध्य जो है युद्ध छिड़ जाता है, और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण वह अपने प्रेमी अरुण को बंदी बना देती है। तो और जब अरुण को प्राणदंड की सजा मिलती है तो उसे पुरस्कार मांगने के लिए कहा जाता है। तो वह तत्काल मगध राजकुमार अरुण की बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और पुरस्कार के रूप में अपने लिए भी प्राणदंड का उपहार मांगती है। तो ये कहानी प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व दिखाती है, और मधुलिका के यही चित्र जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। जिस प्रकार कहानी का आरंभ भव्य और उद्दीपक है, उसी प्रकार कहानी का जो अंत है उतना ही महत्वपूर्ण, कलापूर्ण, नाटकीय और उत्तेजक है। तो यहाँ पर ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अगली कहानी है तीसरी कसम, जिसके लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। इस कहानी से जो अक्सर प्रश्न आता है कि हीरामन, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो हीरामन का 3 कस्में खाना। इसके अलावा हीराबाई के जीवन का दर्द जो है वो इस कहानी में देखने को मिलता है। अस्वीकृत प्रेम कथा पर आधारित कहानी है। नौटंकी कंपनी में काम करने वालों के प्रति लोगों की क्या सोच होती है, ये इसमें दिखाई गई है। गांव के लोगों की मनोदशा का चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी के प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसका मुख्य पात्र है हीरामन, जो कि ग्रामीण गाड़ी वाला होता है। हीराबाई नौटंकी कंपनी में काम करने वाली नटी होती है। धुन्नीराम, लालमोहर, पलटदास, लसनवा, ये सब इस कहानी के पात्र हैं। तो देखिए, इसके मुख्य पात्र तो आपको देखने ही हैं। इसके जो गौण पात्र है वो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो मुख्य पात्र अब गए हीरामन और हीराबाई हो गए। इसके अलावा गौण पात्र मैंने आपको बता दिए हैं, तो गौण पात्र इसके याद रखिएगा। इसके अलावा जिसमें प्रश्न आता है कि हीरामन जो है कौन सी 3 कस्में खाता है, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है ऑप्शन 4 में आपको ये पूछ लेते हैं कि कौन सी कस्में वो नहीं खाता है। चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा, बांस नहीं ढोएगा और कंपनी की औरत नहीं बिठाएगा। ये 3 कस्में जो है हीरामन के द्वारा खाई जाती है। चलिए, अब इसकी कहानी पे आ जाते हैं। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र अथवा नायक हीरामन बैलगाड़ी वाला है, एक भोला भाला बिहारी युवक। पहले वह नेपाल से तस्करी कर
सामान जो है ढोकर भारत में लाता था। एक बार एक सेठ के कपड़े की गठरी पकड़ी गई तो उसने रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ अपनी जान बचाई थी। तब से उसने जो है कसम खा ली, तो ये उसकी पहली कसम थी कि वह कभी जो है तस्करी का माल नहीं ढोएगा। उसके बाद हीरामन जानवरों की ढुलाई करने लगा। वह बांस भी ढोता था, जिसमें उसे बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन वह अपनी गाड़ी में बांस लाद कर ले जा रहा था। बांसों का कुछ हिस्सा आगे और कुछ की ओर निकला था, कुछ पीछे की ओर था। हीरामन की बैलगाड़ी एक बग्घी से टकरा गई। बग्घी की छतरी टूट जाने पर बग्घी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े से मारा। उस समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि वह कभी अब अपनी गाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। इसके बाद की घटना थी फारबिसगंज की नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की, जो कि उसकी गाड़ी में सवार हो गई और एक अपरिचित संबंध जो है इसके साथ जुड़ गया। इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि भाड़ा चाहे कितना भी मिले, ऐसी लदनी फिर नहीं ला दूंगा। तो यह कहानी गाड़ी वाला हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, स्निग्ध एवं सहज संबंधों की है। तो फारबिसगंज में मेला लगता है और हीरामन कई बार फारबिसगंज आया हुआ है, परंतु हीराबाई के कारण राह चलते हुए हीरामन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह छतापुर पचीरा जा रहा है। तो वो गाड़ी लेके वहाँ खड़ा रहता था कि जब हीराबाई आएगी तो उसे अपनी गाड़ी में बिठाएगा। लेकिन जब कोई दूसरा वहाँ पे आया तो उसने बता दिया कि वो कहीं और जा रहा है। दूसरी बार दूसरे गाड़ी वालों से कह दिया कि वह कुड़मा गांव जा रहा है। हीराबाई हैरान होकर कह उठी, छतापुर पचीरा कहाँ है? जिस पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। हीरामन के तगछिया के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। हीरामन भी सपनों में दुल्हन को लेकर लौटा है कई बार, और इस बार तगछिया गांव की ही नहीं, किसी दूसरे गांव की स्मृति भी उसकी नस नस में समा रही थी। कजरी नदी के साथ साथ उसकी सड़क जा रही थी और परमान नदी का तो महुआ घटियारिन की लोक कथा के संबंध ही है। हीराबाई को कथा सुनने की रुचि को पूरा करने के लिए हीरामन को लीक छोड़कर ननकपुर के रास्ते पर जाना पड़ा। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उसे अत्यधिक प्रेम करने लगता है। तो ये कहानी जो है, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष बात करें तो 1956 ईस्वी है। फणीश्वरनाथ रेणु इसके लेखक है और इस कहानी का जो दूसरा नाम है वो है मारे गए गुलफाम। कई बार अन्य नाम भी पूछ लेते हैं। यह उनके ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। अब इस कहानी में देखिए कैसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो देखिए तीसरी कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, औराही हिंगना, चिथरिया पीर और सिरपुर बाजार। तो यहाँ पे आपको जगह के नाम पूछ लिए गए हैं कि कौन सा इसमें है। तो इसमें जो है फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, ये इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कहानी में जो गीत दिए गए हैं वो भी देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। तो ये जो है उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? तो ये कहानी जो है आपके तीसरी कसम में ये गीत जो है उल्लिखित है। तो जो भी गीत इस कहानी में है वो आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो कहानियाँ रह गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सबको ये कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।